Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. I am Khadija Naseer and you are watching MasterJii Network. आज की इस वीडियो में हम Dietetics-I का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द टॉपिक इज क्लिनिकल न्यूट्रिशन टीम एंड कोड ऑफ एथिक्स. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल MasterJii नेटवर्क को सब्सक्राइब करें ताकि डिफरेंट एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें. तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ. आज हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल न्यूट्रिशन टीम को. बेसिकली इसमें कौन कौन से मेंबर्स जो हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं. तो इसमें बेसिकली 4 जो हैं वो मेन लोग जो हैं वो काम कर रहे होते हैं. फर्स्ट है हमारे पास क्लिनिकल न्यूट्रिशन मैनेजर, सेकंड है रजिस्टर्ड डाइटिशियन, इट इज़ आल्सो कॉल्ड क्लिनिकल डाइटिशियन. थर्ड है हमारे पास डाइटेटिक टेक्नीशियंस एंड 4 आर द डाइटरी असिस्टेंट्स. जो क्लिनिकल न्यूट्रिशन मैनेजर है ही इज़ द की मेंबर ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन टीम और इसने जो है वो बाकी 3 लोगों की एक्टिविटीज़ को और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एडजस्ट करना होता है. नेक्स्ट जो हमारे पास है रजिस्टर्ड डाइटिशियन. इनका क्या काम है कि इन्होंने हमारे जो है न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस जो है एक पेशेंट का उसे रन करना होता है. और उसमें हमने जैसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बेसिकली 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस के. फर्स्ट वन इज़ असेसमेंट, second is diagnose, third is interventions and fourth one is monitoring and evaluation. तो ये जो NCP प्रोग्राम होता है ये रजिस्टर्ड डाइटिशियन जो हैं परफॉर्म कराते हैं. इसके बाद जो हमारे पास डाइटेटिक टेक्नीशियंस होते हैं ये डाइटिशियंस को असिस्ट करते हैं किस चीज़ के लिए, न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग के लिए किसी भी पेशेंट की, और पेशेंट को जो है न्यूट्रिशनल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. फोर्थ इज़ डाइटरी असिस्टेंट्स और डाइट क्लर्क्स. ये क्या काम करते हैं, ये पेशेंट की जितनी भी हॉस्पिटल में डॉक्यूमेंटेशन होती है ये उसको फॉलो कराते हैं. इसके अलावा जो भी डाइट जो है वो न्यूट्रिशनिस्ट ने अकॉर्डिंग टू डिजीज़ ऑफ द पेशेंट प्रेस्क्राइब की होती है ये वो पेशेंट को डाइट फॉलो करा रहे होते हैं. तो ये बेसिकली 4 टीम मेंबर्स होते हैं जो डिफरेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्लिनिकल सेटअप में परफॉर्म कर रहे होते हैं. इसके अलावा न्यूट्रिशनिस्ट के साथ साथ जो दूसरे टीम मेंबर्स होते हैं उनमें आ जाते हैं मेडिकल डॉक्टर्स, रजिस्टर्ड नर्सेज एंड लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट. अब जो बेसिकली मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनका बेसिकली काम है कि उन्होंने ह्यूमन डिजीज़ को डायग्नोज करना है, उसकी ट्रीटमेंट देनी है और इसके लिए कोई भी मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करनी है. पर अगर हम न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये मेडिकल डॉक्टर्स जो होते हैं जो किसी भी पेशेंट को न्यूट्रिशनिस्ट की तरफ जो है वो रेफर करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास रजिस्टर्ड नर्सिस आ जाती हैं. इनका की रोल होता है एक हॉस्पिटल सेटअप में. ये जो है ट्रीटमेंट में असिस्ट कर रही होती हैं डॉक्टर्स को. इसके अलावा जो प्रॉपर फॉलोअप होता है पेशेंट का वो कराती हैं. इसके अलावा इमोशनली भी जो है वो सपोर्ट कर रही होती हैं पेशेंट्स को और पेशेंट्स की फैमिलीज़ को. इसके अलावा जो पेशेंट्स की न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग होती है, इसके अलावा जो उनकी फूड इनटेक की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है ये उसमें भी हेल्पफुल होती हैं. नेक्स्ट है हमारे पास लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट. ये जो है हॉस्पिटल में मेडिकेशंस प्रोवाइड करते हैं और ये मेडिकल स्टाफ को ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स और उनके इफ़ेक्ट्स के बारे में बताते हैं. इसके अलावा जो लेबॉर्ट्री के टेस्ट होते हैं उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं फार्मासिस्ट. इसके अलावा पैरेंटल और एंट्रल न्यूट्रिशन की वजह से जो पेशेंट को प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं या उनके इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो रहे होते हैं उनका प्रॉपर जो है फॉलोअप रखते हैं. इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट. ये वो बंदे हैं जो किसी भी पेशेंट को एबल करते हैं कि वो इन्वायरमेंट में अपना प्रॉपर काम कर सके. फॉर एग्जांपल किसी भी पेशेंट का फ्रैक्चर हो जाता है तो एट दैट टाइम ही और शी नीड्स अ फिजियोथेरेपिस्ट. तो वहाँ पे ये अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं. अब अगर हम देखें तो वो बंदा जिसे फ्रैक्चर हुआ है तो एट दैट टाइम उसे फिजियोथेरेपिस्ट की भी ज़रूरत है फॉर बोन रिपेयरिंग. इसके अलावा मेडिसिन्स के लिए उसको मेडिकल स्टाफ की भी ज़रूरत है. इसके अलावा फूड को प्रॉपरली यूज़ करना है किस डिज़ीज़ के लिए उस टाइम पे उसे न्यूट्रिशनिस्ट की भी ज़रूरत है. तो अगर हम देखें तो ये सारे जो लोग हैं वो एज अ टीम मेंबर काम करते हैं. इसके साथ हमारे पास आ जाते हैं स्पीच थेरेपिस्ट. इनका बेसिकली काम क्या होता है, इन्होंने डायग्नोज और ट्रीट करना होता है किसी भी अगर लैंग्वेज से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड या फिर हमारे पास वॉइस या स्पीच से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर आ रहा होता है तो इन्होंने इसको कोप अप करना होता है. नेक्स्ट हमारे पास है मेडिकल सोशल वर्कर्स.
ये किसी भी पेशेंट को सोशली जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं किसी भी क्रोनिक या एक्यूट डिजीज़ से कोप अप करने के लिए। और ये पेशेंट की फैमिलीज़ को एजुकेट करते हैं कि आफ्टर डिस्चार्ज उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं पेशेंट की केयर करने में, या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद पेशेंट्स की क्या नीड्स होती हैं और उनको क्या कैसे फुलफ़िल करना है। ये सारा काम जो है वो मेडिकल सोशल वर्कर्स का होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कोड ऑफ एथिक्स। अब बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट और बीइंग अ मेडिकल सोशल वर्कर हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। फर्स्ट वन इज़ डू नथिंग बट विल हार्म द क्लाइंट। हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग डायग्नोज या ट्रीटमेंट, कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़े। सेकेंड इज़ अलाउ द क्लाइंट्स टू मेक देयर ऑन डिसीजंस। यहाँ पे आपका काम क्या है कि आपने उस डिजीज़ से रिलेटेड या उसको कैसे जो है वो रिकवर करना है, आपने जस्ट उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और फिर ये डिसीजन जो है ये पेशेंट का होगा कि वो आपकी दी हुई कौन सी इन्फॉर्मेशन को जो है वो प्रॉपरली फॉलो करता है। थर्ड वन इज़ बी फेयर एंड जस्ट, मतलब आप जो है वो ऑनेस्टली किसी भी पेशेंट के साथ डील करेंगे। फोर्थ इज़ कीप योर वर्क विद देम कॉन्फिडेंशियल। अब यहाँ पे आप किसी भी पेशेंट को गाइड कर रहे हैं, उनको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो जो भी आपकी उनके साथ काउंसलिंग या डिस्कशन है वो आपके और पेशेंट के दरमियान ही रहनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास एथिकल गाइडलाइंस टू काउंसलिंग। फर्स्ट वन इज़ मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। अब जब आप किसी भी पेशेंट को काउंसल कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे वो आपका पेशेंट नहीं होता, एज अ क्लाइंट आप उससे डील करते हैं। और जो आपका क्लाइंट है उसे आप पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन वो आपको दे रहा है वो सिर्फ आपके और उस पेशेंट के दरमियान ही रहेगी। सेकेंड वन इज़ रिकॉग्नाइज योर लिमिटेशंस। अब यहाँ पे आपका मेन मकसद जो है वो आपने अपने क्लाइंट को हेल्प करना है, ना कि आपने उनकी लाइफ में इंटरफेयर करना है। तो यहाँ पे क्लाइंट के लिए एक ऑप्शन रखें कि बस वो आपको जितना बताना चाह रहा है आप उससे उतना पूछें। यहाँ पे जो है वो फर्दर ये काउंसलर की जो स्किल्स हैं उन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे क्वेश्चंस पूछता है और वो कैसे उनसे इंफॉर्मेशन जो है वो गेन कर रहा है। थर्ड है हमारे पास सी कंसल्टेशन। जो काउंसलिंग है वो प्राइवेट होती है एंड ग्रो पर्सनली एंड इम्प्रूव योर स्किल्स। ट्रीट द क्लाइंट एज यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड। अपने क्लाइंट को इस तरह से ट्रीट करें जैसे आप चाहते हैं कि कोई भी डॉक्टर जो है या कोई भी जो है वो काउंसलर आपसे आपको ट्रीट करे। तो अपने जो क्लाइंट्स को भी ऐसे ही डील करें जैसे आप खुद चाहते हैं। फिफ्थ वन इज़ बी अवेयर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एंड द सिक्स्थ एंड लास्ट वन इज़ कि आपने अपने क्लाइंट के रिलीजन को, इसके अलावा जो उनका कल्चर है उसको माइंड में रख के आपने उनसे क्वेश्चनिंग करनी है। तो ये थे काउंसलिंग के कुछ कोड ऑफ एथिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे और लास्ट में फिर हमारे चैनल मास्टर जी नेटवर्क को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि डिफरेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। खुदा हाफिज़।